हेलो दोस्तों, भूगोल विषय पर मैं अपनी दूसरी प्रस्तुति लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय मॉनसून की क्रियाविधि और इसकी विशेषताओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, शोध इस विषय पर काफ़ी शोध हुए हैं। शोध से पहले जो आम अवधारणा यह थी कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में भारत का जो स्थलीय क्षेत्र है वह अत्यधिक सूर्यातप इंसुलेशन प्राप्त करता है, जिसके कारण यह क्षेत्र गर्म हो जाता है और यहाँ निम्न वायुदाब लो प्रेशर जोन जो है सो स्थलीय भाग में उत्पन्न हो जाता है। जबकि इसी समय महासागरों में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इन सबों में अपेक्षाकृत हाई प्रेशर जोन उच्च वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं और इन उच्च वायुदाब क्षेत्रों से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवाएं बहती हैं। इसको दक्षिण पश्चिम मानसून का नाम दिया गया। शीत ऋतु में, शरद काल में स्थिति ठीक इसके विपरीत हो जाती है। स्थलीय भाग पर उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जबकि महासागरों में निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। नतीजतन स्थलीय भाग से महासागरों की ओर हवाएं चलने लगती हैं और इन हवाओं को उत्तर पूर्वी मानसून का नाम दिया गया। लेकिन जब इस विषय पर अनुसंधान हुए, शोध हुए, तो इसमें कुछ नवीन तथ्य सामने आए और यह पाया गया कि मानसून की उत्पत्ति और इसकी जो मैकेनिज्म है, क्रियाविधि है, यह काफ़ी जटिल है और इसमें इसके अतिरिक्त अन्य कुछ तथ्य शामिल हैं। शोध के उपरांत यह पाया गया कि इसमें 3 अन्य महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं मानसून की उत्पत्ति में, भारतीय मानसून की उत्पत्ति में। पहला कि हिमालय एवं तिब्बत पठार की एक यांत्रिक अवरोध या उच्च तलीय उष्मा स्रोत के रूप में भूमिका, इस विषय पर शोध किया गया। दूसरा कि उच्च तलीय जेट स्ट्रीम का संचार और उनकी स्थिति। और तीसरा अंतरा उष्णकटिबंधीय समवाय या अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकाव। इन 3 तथ्यों पर विचार करने के उपरांत पाया गया कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति में इन 3 तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे बढ़ने से पहले हम जेट स्ट्रीम के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें ताकि इस विषय को समझने में आसानी रहे। तो जेट स्ट्रीम वस्तुतः ऊपरी क्षोभ मंडल में 7000 मीटर की ऊंचाई से 14000 मीटर की ऊंचाई, अर्थात 7 किलोमीटर से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी के रूप में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर बहने वाली हवा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यह एक परिध्रुवीय पवन प्रणाली है, अर्थात ध्रुव के चारों तरफ दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों तक यह विकसित रहती है, ये चलती रहती है पवन प्रणाली। तो ये जेट स्ट्रीम है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति को समझने में इसकी जानकारी महत्वपूर्ण है। इसी तरह अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ये क्या है, इस पर भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें कि अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत पर एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। इसका विस्तार 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है
यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है जिसमें उत्तर पश्चिमी व्यापारिक हवाएं और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं अभिसरित होती हैं, अर्थात आपस में ये मिलती हैं। ये हवाएं यहाँ ऊपर उठकर संघनित होती हैं और प्रतिदिन काफ़ी वर्षा जो है सो यहाँ करती हैं। इसे डोलड्रम का क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हवाओं की जो गति होती है वह वर्टिकल होती है, ऊपर की ओर होती है। हॉरिजॉन्टल हवा की गति नहीं पाई जाती है, तो परिशांत क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, डोलड्रम क्षेत्र। तो ITCZ जो होता है ये जून जुलाई के महीने में खिसक कर 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में केंद्रित हो जाता है। ये इसकी एक अन्य विशेषता ये है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग आगे समझेंगे। इसे इस रूप में आप देख लें कि अंतरा उष्णकटिबंधीय विसर्जन क्षेत्र 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ अक्षांशों के बीच जो है सो ये पाया जाता है। यहाँ उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं आपस में यहाँ आकर के मिलती हैं इस क्षेत्र में, और ये ऊपर उठ करके फिर ध्रुवों की ओर चलती है और 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आकर के ये अवतलित होती हैं, नीचे गिरती हैं। फिर वहाँ से ये पछुआ पवन बन करके 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के तक पहुँचती हैं। फिर ध्रुवीय हवाओं से जो है सो ये मिलती हैं। इस विषय पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस मॉनसून मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें इतनी जानकारी इसकी होनी चाहिए। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, इस विषय पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप ये जान लें, क्योंकि इस विषय को समझने के लिए इनके पवन संचार प्रणाली की भी जानकारी होनी आवश्यक है। तो ये एक ऐसा चित्र है जो एक पूर्ण विकसित चक्रवात को जो है सो उत्तरी गोलार्ध में व्यक्त करता है। यहाँ उष्णवाताग्र, शीतवाताग्र और हवाओं की दिशा जो परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं उनको दर्शाया गया है। इनकी पवन संचार प्रणाली पर भी जो थोड़ी जानकारी ले लें। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की ये दिशा है, वामावर्त दिशा में, माने घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में जो है सो हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं, जबकि प्रति चक्रवात में घड़ी की सुइयों की दिशा में अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में हवाएं चलती हैं और वो यहाँ केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलती हैं और बाहर निकलती हैं। चक्रवात में केंद्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, इसलिए परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं, क्योंकि परिधि पर उत्तरोत्तर उच्च वायुदाब होता है। और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और परिधि की ओर उत्तरोत्तर क्रमानुसार कम वायुदाब होता है, इसलिए केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलती हैं। तो ये प्रति चक्रवातीय दशा है। इस पवन संचारण प्रणाली पर थोड़ी जानकारी ले लें कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये हवाएं वृत्ताकार रूप में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में अर्थात वामावर्त दिशा में परिधि से केंद्र की ओर चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा विपरीत होती है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात में जो परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं वो घड़ी की सुइयों की दिशा में चलती हैं। तीसरा कि जो केंद्र में हवाएं जमा होती हैं परिधि की ओर से चलते हुए, वो केंद्र में एक जगह रुकती नहीं है, वह वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रूप में नीचे से ऊपर उठती हैं तथा संघनित होकर के वर्षा करती हैं। प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, परिधि की ओर निम्न वायुदाब होता चला जाता है। ये हवाएं वृत्ताकार रूप से घड़ी की सुइयों की दिशा में अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा ठीक इसके विपरीत हो जाती है, प्रति चक्रवात के वायु की दिशा। केंद्र में ये हवाएं ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से नीचे की ओर अवतलित होती हैं। जब केंद्र से परिधि के ऊपर से नीचे हवाएं बैठती हैं वहाँ और केंद्र से परिधि की ओर अभिसरित होती हैं।
आगे बढ़ती हैं। तो ये चक्रवात और प्रतिचक्रवात की पवन प्रणाली के संबंध में थोड़ी जानकारी थी जो इस विषय को समझने के लिए आवश्यक है। अब इस ग्राफ में आप देखिए, इस चित्र में ये शरद ऋतु अर्थात जाड़े के मौसम में अक्टूबर से फरवरी माह तक की जो स्थिति है उसको दर्शाया गया है। अब ये हिमालय पर्वत और तिब्बत पठार की स्थिति है। ये पछुआ हवा, पछुआ जेट स्ट्रीम जो चल रही है, तो हिमालय पर्वत से टकरा करके ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक दक्षिणी शाखा ये है और ये उत्तरी शाखा है। तो ये उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम जो है ये दो शाखाओं में विभाजित होकर के अक्टूबर से फरवरी माह तक चलती हैं। अब इस दक्षिणी शाखा के कारण ये प्रभाव ये बनता है कि ये पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है। एक प्रतिचक्रवातीय दशा कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है, चूंकि हवाएं जो है सो 10 से 12 किलोमीटर, पछुआ जेट स्ट्रीम 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है, तो उच्च तल पर, उस लेवल पर 10 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर एक उच्च तलीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है यहाँ ऊपर में। ये पश्चिमोत्तर भारत, ये गंगा घाटी के मैदान तक पूरे भाग में लगभग एक छिछला उच्च वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि प्रतिचक्रवात की दिशा में वायु अवतलित होती है नीचे की ओर, वर्टिकली नीचे की ओर आती है केंद्र में, और वहाँ से ये परिधि की ओर प्रवाहित होती है। नतीजा होता है कि जो हवा यहाँ इस गंगा के मैदानी भाग में जो हवा नीचे बैठती है, अवतलित होती है, वही उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा के रूप में इस स्थल से बहते हुए विषुवत रेखा की ओर जाती है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। इस बात को, इस ग्राफ को आप ध्यान से समझ लें। और इसी कारण यहाँ पर तिब्बत के पठार पर एक चक्रवातीय दशा यहाँ उत्पन्न हो जाती है इस रूप में, इस दक्षिणी शाखा के कारण। इस बात को आप समझ लें। ये अक्टूबर से फरवरी माह तक की स्थिति है भारत की। यह दशा, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि अक्टूबर से फरवरी माह तक बनी रहती है। इसका कारण यह है कि इस अवधि में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, अर्थात सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं। आगे बढ़ें। अब 21 मार्च से सूर्य के उत्तरायण की स्थिति प्रारंभ होने के साथ ही 21 मार्च से सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चलने लगता है। ग्रीष्म काल में जैसे ही सूर्य की उत्तरायण स्थिति प्रारंभ होती है, ग्रीष्म काल में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आप गौर कीजिए कि अप्रैल तथा मई में संपूर्ण भारतवर्ष में काफ़ी इंसुलेशन, सूर्यातप प्राप्त होता है, बाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वर्षा भारत में नहीं होती है। इसका कारण यही है कि अभी जो पछुआ जेट स्ट्रीम की जो दक्षिणी शाखा है वो बनी रहती है मई तक। नतीजतन गंगा के पश्चिमोत्तर भारत में और गंगा के मैदानी भाग तक उच्च तलीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र बना रहता है। नतीजा होता है कि हवा ऊपर उठ ही नहीं सकती है, बल्कि हवा नीचे अवतलित होती है। लेकिन जून के माह में दो महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पछुआ जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा का लोप हो जाता है, जिससे पाकिस्तान एवं पश्चिमोत्तर भारत में इस उच्च तलीय उच्च वायुदाब का लोप हो जाता है। चूँकि ये जो हाई प्रेशर जोन बना हुआ है 10 से 12 किलोमीटर के ऊपर, उसी के कारण वो दक्षिणी शाखा है, पछुआ जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा के कारण बनता है।
और जून में क्या होता है कि वो डिसअपियर हो जाता है, माने उसको ढकेल दिया जाता है हिमालय के उत्तर में। इसी समय वायु पेटियों के उत्तर की ओर खिसकाव होने के क्रम में जो दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ जेट स्ट्रीम जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में भी जो है सो पछुआ जेट स्ट्रीम चलती है, तो वो क्या करती है कि वो उत्तर की ओर खिसकने लगती है। जैसे ही वो उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकने लगती है तो जो ITCZ है, अंतरा उष्णकटिबंधीय समवाय या अभिसरण क्षेत्र, उसको उत्तर की ओर ढकेल देती है और यह कर्क रेखा के पास जाकर के पहुंच जाता है ITCZ। अब अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तर की ओर खिसकने के कारण क्या होता है कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, जो व्यापारिक हवाएं हैं, वह विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रविष्ट होती हैं, पहुंच जाती हैं तथा फेरल का नियम के अनुसार उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं अपने दाहिने तरफ उत्तरी गोलार्ध में। उपरोक्त दोनों घटनाओं का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवा दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में एकाएक भारत में प्रवेश करती हैं, जिसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। इससे संबंधित चित्र को हम इस रूप में समझ लें कि ये दक्षिणी शाखा का लोप हो गया, नतीजतन जो ये उच्च तलीय उच्च वायुदाब हाई प्रेशर जो बना हुआ था गंगा के मैदानी क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर भारत में, पाकिस्तान में, वो सब खत्म हो गया। और जैसे ही ये खत्म हुआ तो जो गर्मी और वाष्पीकरण दोनों हो रहा है, उचित सूर्यातप और वाष्पीकरण दोनों पहले से ही हो रहा था। एकाएक जैसे ही उच्च तलीय उच्च वायुदाब खत्म होता है, ये सागरों की तरफ से हवाएं दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में पहुंचती है। ये जो है दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक हवा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतवर्ष में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, इस संबंध में मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप, या फिर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक नोट्स के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें शुरुआत में आप ये बताएंगे कि नए शोध कार्यों के फलस्वरूप इस भारतीय मानसून की उत्पत्ति से की जो प्रक्रिया है उसका संबंध निम्न तथ्यों से ठहराया जाता है और इसके बाद इसकी विवेचना आप करेंगे। जैसे कि उत्तर पूर्वी मानसून कि शरद ऋतु में क्षोभ मंडल में लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली उत्तरी ध्रुवीय उच्च तलीय जेट स्ट्रीम का दक्षिण की ओर 20 से 35 डिग्री अक्षांश तक खिसकाव हो जाता है। इसे उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय पर्वत एवं तिब्बत पठार के कारण यह द्विशाखित होकर के अक्टूबर से फरवरी तक बहती है। इसके फलस्वरूप इसके दक्षिणी शाखा के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं पश्चिमोत्तर भारत में उच्च तलीय गतिजन्य प्रतिचक्रवातीय पवन संचार प्रणाली विकसित हो जाती है। नतीजतन इस क्षेत्र में उच्च तलीय उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। पुनः तिब्बत पठार पर गतिजन्य चक्रवातीय प्रणाली की स्थापना होने से उच्च तलीय निम्न दाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में पश्चिमोत्तर भारत से मध्य गंगा घाटी तक वायु के अवतलन के कारण छिछला उच्च वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इस प्रकार अवतलित होती वायु उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के रूप में विषुवत रेखा की ओर चलने लगती है। इसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर से फरवरी के मध्य तक इस क्षेत्र में उपरोक्त पवन प्रणाली के कारण मौसम प्रायः साफ एवं शुष्क रहता है, लेकिन भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात लहरों के रूप में जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा के सहारे तथा इसके नीचे नीचे संचलन करते हुए पश्चिमोत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। तो एक बात आप याद रखें कि शीत ऋतु में जो पश्चिमोत्तर भारत और गंगा के मैदानी भाग में बिहार के पटना तक जो बारिश होती है वो बारिश
ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण नहीं होती है, बल्कि भूमध्य सागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, उन चक्रवातों से होती है जो इस जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा से भारतवर्ष में प्रवेश करती हैं। इन चक्रवातों की ऊंचाई सागर तल से 200 मीटर होती है। इन चक्रवातीय लहरों से भारत के पश्चिमोत्तर भाग में शरद ऋतु में हल्की बारिश होती है, जिसकी पूर्वी सीमा पटना तक होती है। इन चक्रवातीय लहरों में नियमितता, कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनके ऊपर उच्च तलीय उच्च वायुदाब के कारण वायु के अवतलन से चक्रवात क्षीण हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। साथ ही साथ इन लहरों के नीचे बहने वाली उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवा, उत्तर पूर्वी मानसून जो है वह भी इन्हें ठंडी करती है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून, ग्रीष्म काल में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की स्थिति में परिवर्तन होने लगता है। 21 मार्च से जब सूर्य की उत्तरायण स्थिति प्रारंभ होने लगती है, तब पश्चिमी जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा उत्तर खिसकने लगती है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान एवं भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र अप्रैल मई महीने में सूर्यातप इंसुलेशन से गर्म होकर तापीय निम्न दाब क्षेत्र में बदल जाता है, परंतु इस समय भी इस क्षेत्र के ऊपर उच्च तलीय उच्च वायुदाब जेट स्ट्रीम की उपस्थिति के कारण बना रहता है। यही कारण है कि इस अवधि में भी उच्च तापमान एवं बाष्पीकरण के बावजूद वर्षा नहीं हो पाती है, जबकि इसी समय म्यांमार में मानसून का आगमन हो जाता है। जून के माह में दो महत्वपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि पछुआ जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा का लोप हो जाता है, जिससे पाकिस्तान एवं पश्चिमोत्तर भारत में इस उच्च तलीय उच्च वायुदाब का लोप हो जाता है। इसी समय वायु पेटियों के उत्तर की तरफ खिसकाव होने के क्रम में दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ जेट स्ट्रीम का उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है। इस कारण दक्षिणी जेट स्ट्रीम, दक्षिणी गोलार्ध में जो चलती है जेट स्ट्रीम, अंतरा उष्णकटिबंधीय समवाय या अभिसरण क्षेत्र ITCZ को उत्तर की ओर ढकेल देती है, जिसका विस्तार कर्क रेखा के पास तक हो जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रविष्ट होती है तथा फेरेल के नियम के अनुसार उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। उपरोक्त दोनों घटनाओं का सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवा दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में एकाएक भारत में प्रवेश करती है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि अंतरा उष्णकटिबंधीय समवाय का उत्तर की तरफ बढ़ना दक्षिण परिध्रुवीय जेट स्ट्रीम द्वारा इसे उत्तर की तरफ ढकेलने के कारण होता है, न कि उत्तर पश्चिमी भारत में उत्पन्न तापजन्य निम्न वायुदाब के चूषण से, जैसे कि पूर्व मान्यता थी। दूसरा कि अंतरा उष्णकटिबंधीय समवाय में वाताग्रीय चक्रवात नहीं होते हैं, बल्कि गतिजन्य लहरें होती हैं जो भारत के ऊपर आने पर चक्रवाती भंवर के रूप में विकसित हो जाती हैं, जिससे भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा होती है। जब तक ये भंवरें विकसित रहती हैं तब तक तीव्र वर्षा होती है तथा इनके समाप्त होते ही मौसम शुष्क और साफ हो जाता है। अब दोस्तों, भारत में मानसूनी हवाओं का जो प्रवेश होता है, विशेष करके दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा, उस पर एक चर्चा कर लें कि भारत में ये मानसूनी हवा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा दो तरफ से भारत में प्रवेश करता है। पहला अरब सागरीय मानसून के रूप में और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाले मानसून के रूप में। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, समझ लें। इस पर भी अक्सर प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, खास करके मुख्य परीक्षाओं में। तो सबसे पहले जो अरब सागरीय मानसून है उसकी एक शाखा जो है, तो सबसे पहले ये पश्चिमी घाट के पर्वतों से टकराती है और टकरा करके इस घाट के ये पश्चिमी भाग में काफ़ी घनघोर वर्षा करती है।
इस क्षेत्र में काफ़ी घनघोर वर्षा होती है, जबकि ठीक इसके बाद का क्षेत्र जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ तक जो पश्चिमी घाट के पर्वतों को पार करके जो हवाएं जब पहुँचती है तो उसमें नमी की मात्रा में काफ़ी कमी हो जाती है। इसी तरह जो दूसरी शाखा होती है अरब सागरीय मानसून की, वो नर्मदा और ताप्ती की घाटी से अंदर प्रवेश करती है और विंध्याचल पर्वत के समानांतर होते हुए छोटा नागपुर पठार तक पहुंचती है और यहाँ वो घनघोर वर्षा करती हैं। अरब सागरीय मानसून की एक तीसरी शाखा है जो सिंधु के मैदानों से होती हुई राजस्थान के ऊपर से होते हुए सीधे हिमाचल प्रदेश मैंने हिमालय के पास पहुंचती हैं। रास्ते में ये वर्षा नहीं कर पाती हैं क्योंकि यहाँ पर कोई जो है सो यांत्रिक अवरोध इनको मिलता नहीं है जिससे ये ऊपर उठे और संघनित होकर के बारिश करें। वस्तुतः यह अरावली पर्वत के समानांतर होकर के निकल जाती है, इसीलिए राजस्थान में उतनी वर्षा नहीं हो पाती है। अब बंगाल की खाड़ी से जो मानसून पहली दो शाखाओं में गुजरती है। पहली शाखा ये मेघालय के गारो और खासी जो पहाड़ियाँ हैं उस पहाड़ियों से टकरा करके इस क्षेत्र में जो है सो ज़बरदस्त घनघोर वर्षा करती है। चेरापूंजी मानिसराम ये जो दो स्थल हैं विश्व में जो है सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इनका नाम आता रहता है, इन दोनों क्षेत्रों का। और एक दूसरी शाखा पश्चिम बंगाल से होते हुए सीधे हिमालय के पश्चिमी तट से भाग से टकराती हैं और इन क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। फिर ये दोनों शाखाएं जो हैं आपस में मिल करके हिमालय का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती हैं और सीधे जम्मू और कश्मीर तक पहुंचती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते इनकी नमी में कमी आ जाती है और नतीजतन जो है सो इनमें उतनी वर्षा नहीं हो पाती है। तो इस तरह से भारत में मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं। दोस्तों, इस संबंध में अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो उसके लिए मैंने एक नोट्स भी आपके लिए प्रस्तुत किया है इसके बाद कि अरब सागरीय मानसून, इसी बात को मैंने इस रूप में नोट्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है आपके समक्ष। आप चाहें तो इस आधार पर आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों के बारे में भी हमने चर्चा किया है इसमें कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली लगभग 24 दशाओं की विवेचना विद्वानों द्वारा की गई है। शोध से यह पता चला है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं, आप देख लें कि मई के महीने में यदि हिंद महासागर में अधिक उच्च वायु दाब हुआ तो प्रायः उत्तरी भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, फलस्वरूप मानसून संगठित नहीं हो पाता। दूसरा, यदि मार्च एवं अप्रैल के महीने में चिली तथा अर्जेंटीना में वायु दाब अधिक होता है तब भारतीय मानसून अधिक प्रबल होता है, क्योंकि इससे दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं भी अधिक प्रबल होती हैं। यदि अप्रैल से मई के महीने में भूमध्य रेखीय क्षेत्र जंजीबार के निकट अधिक वर्षा होती है तब भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि डोलड्रम में संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति के कारण दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। जिस वर्ष उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में मई के महीने तक हिमपात होता रहता है उससे भारतीय मानसून निर्बल पड़ जाता है, क्योंकि इससे प्रतिचक्रवातीय दशा उत्पन्न हो जाती है। यदि किसी वर्ष भारत में वायु दाब ऊंचा रहता है तो दूसरे वर्ष यह कमज़ोर हो जाता है, फलतः दूसरे वर्ष अच्छी वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। एक अल्नीनो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वेडोर और पेरू के तटीय समुद्र में 3 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच चलने वाली गर्म समुद्री जलधारा है अल्नीनो,
जिस वर्ष यह जलधारा प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है उस समय भारतीय मानसून प्रतिकूलता से प्रभावित होता है। कहने का अभिप्राय ये है कि दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों में अगर उच्च वायुदाब की स्थिति है तो उस वर्ष भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून जो होगा वो काफ़ी प्रबल होगा। लेकिन अगर वहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र स्थापित हो जाते हैं तो उस वर्ष भारतीय मानसून प्रतिकूलता से प्रभावित होती है। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इसके सामने बने बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी अगली प्रस्तुति आपको आसानी से प्राप्त हो सके। अपने कमेंट्स के माध्यम से आप इस वीडियो सामग्री के प्रति अपने विचार हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।